हेलो एंड वेलकम अकेडमी। तो आज का हमारा पार्ट 3 होगा ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ आवर क्लास 11th पॉलिटी बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसमें जो हमारे राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 है उसका आज हमारा पार्ट 3 रहेगा। इसमें हमें ऑलरेडी पार्ट 2 में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर लिया था। आज हमें अपना लास्ट फंडामेंटल राइट कवर करना है विच इज आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। And after which we will be going to learn all the DPHPs in this class and learn about how DPHP is different from the fundamental right. Okay. तो हमारा जो constitution the right to constitution remedy है की बात करें, there has to be a way through which they could be realized and practiced and defend. जब हम बात करें कि constitution जो fundamental rights है हमारे which is the fundamental for the human existence की बात की जाएगा। हमने पहले ही देख लिया कि how fundamental right is different from the ordinary right, which is constitution itself protect and mention this right in constitution, and there is also some safeguards to make this fundamental right a fundamental in true nature, that जो हमारे fundamental rights आते हैं which are justiciable and enforceable in the court of law। तो क्या होता है, जो भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जब हम जा सकते हैं और कोर्ट के अगेंस्ट एक्शंस लेता है उसी को हम एनफोर्सेबिलिटी एंड जस्टिसिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसी में जब हम कोर्ट जाते हैं, जब वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होता है तो उसमें जो कोर्ट्स डिफरेंट रिट्स एंड ऑर्डर पास करता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है कि कैसे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिट्स के जरिए हमारे फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसमें बात किया गया है कि अगर merely writing down these fundamental rights are not enough to run this large human society. There are also realize of practice and defend against this attack on the right. उसी को और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की चर्चा की गई है, मीन्स थ्रू विच इट इज अचीव्ड। तो डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट्स थी उनको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अभी हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए, कोई ऐसा सेफगार्ड ही ना हो जो राइट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो व्हाई इट इज कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोज कर रहा है, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर जाके हम वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही आर्टिकल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 32 होता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट जो बेसिकली कर रहा है वो आर्टिकल 32 कर रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 32 बेस है हमारा, जिससे हमारा ये पिरामिड ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेस अपना प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़ा है। अगर ये इसका प्लेटफॉर्म ही हट जाए जो कि आर्टिकल 32 हो गया, तो ये पूरा ढह जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारे हार्ट एंड सोल की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी का हार्ट एंड सोल होता है। बेसिकली अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी the skin is a fundamental right, but the life in which the skin is existed is called a constitutional remedy. ये बात की है, it right give a citizen to right to approach high court or the supreme court. Basically जो कोर्ट की नजरिए से देखा जाए तो only supreme court and the high court have the power to issue these writs under constitutional remedy, and beyond this supreme court and a high court there is no other court which have the right to issue the writs under this constitutional remedy to get any fundamental right to restored in the case of violation. Restored करने के लिए Supreme Court and the High Court and issues order to give directive to the government for the enforceable of the right. तो enforceable of the right में ही हम enforceability की बात करते हैं। यहीं पे हमारी Supreme Court issues various special orders known as writs. तो जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं उसको रिट्स कहते हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिसों में रिट्स ऑफ हीबियस कॉर्पस के रिट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं बताएं। तो आज में भीष्मा मूवी देखी होगी, जय भीम मूवी देखी होगी, तो उसमें आप देखेंगे जब केस चलता है एंड तो लोअर क्लास के ऊपर जब केस चलता है तो जैसे
चेंज रूम, ये भी मूवी में हम लोग को लग रहा है सूर्या एक्टर है, तो साउथ इंडियन एक्टर सूर्या, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं लोअर कास्ट के पीपल्स की राइट को अगेंस्ट द अपर कास्ट पीपल। इसलिए यहाँ पर अनटचेबिलिटी का पूरा सीन चल रहा था। तो अंडर द हीपियस कॉर्पस पिटीशन के अंदर जो कि लॉयर होते हैं वो अंडर हीपियस कॉर्पोरेशन टू हैव द बॉडी, मतलब हीपियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द और टू ब्रिंग द बॉडी के अंडर वो कैसे जो एक बेसिकली अनटचेबल पर्सन मिसिंग होता है हीपियस कॉर्पस के अंदर वो पिटीशन डालते हैं एंड उनको जस्टिस दिलाते हैं। तो इसी का मतलब है टू हैव द बॉडी और टू ब्रिंग द बॉडी। रिट ऑफ हीपियस कॉर्पस मीन कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो कोर्ट के सामने लाया जाए। इट कैन बी ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट इज नॉट लॉफुल एंड जस्टिफैक्टरी, मतलब जिसकी हमने आर्टिकल 21 में बात की गई थी, अकॉर्डिंग टू विच प्रोसीजर बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात की गई थी। लॉ में जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस मेंशन है, उस प्रोसेस को आपको निभाते हुए अपने एक्शंस को कैरी आउट करना है। अगर आपने उसमें एक भी एक्शन मिस कर दिया तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं होगा। तो वही बात करें, अगर वो लॉफुल नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है इन द आई ऑफ द लॉ, तो आप वो अरेस्टेड पर्सन को सेट फ्री कर सकते हैं और अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करवाने का भी आदेश दे सकते हैं। तो ये हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू ब्रिंग द बॉडी। बेसिकली मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, तो कमांड और कमांड, ठीक है, कमांड देना। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एसडीएम का काम आप पता है, एसडीएम का काम, तहसीलदार का काम क्या होता है, एक वन ऑफ द वर्क क्या होता है, टू इशू द ओबीसी सर्टिफिकेट्स और टू गिव द स्कॉलरशिप व्हिच इज मेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर वो इस ड्यूटी को कैरी आउट ही नहीं कर रहा, ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट्स ही रिन्यू नहीं कर रहा, ताकि जिससे पर्सन अपना स्कॉलरशिप ही नहीं ले पा रहा अंडर द रिजर्वेशन कैटेगरी, तो ये बेसिकली ही इज नॉट डूइंग हिज लेजिटिमेट ड्यूटी। तो यहाँ पर जो हो सकता है वो तो एसडीएम को, तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि यू आर वायलेटिंग द राइट ऑफ रिजर्वेशन, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, जहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू ना करने से क्या क्या वायलेशन उनके फंडामेंटल राइट्स में हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के। तो उससे क्या होता है, तो कमांड करती है वो अथॉरिटी को, तो अपनी ड्यूटी पूरी तरह लीगली ड्यूटी को अप करे और इंफ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, अगर वो किसी इंडिविजुअल के राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, हमारा मैंडेमस हो जाएगा। Okay, writ of mandamus is a court's order commanding an inferior court or the public authority to perform an office duty correctly. अपनी ड्यूटी को legally and correctly follow करना। Upper authority basically command the lower one or the public servants. Quo warranto. Quo warranto. If the court find the person is holding an office on what ground, basically quo warranto का मतलब होता है on what warrant, भी बोल सकते हैं on what ground। ठीक है, तो if a person is holding an office but is not entitled to hold that office, for example एसपी है, कोई एसपी बना, लेकिन वो कोई किसी पुलिस अथॉरिटी पुलिस सर्विसेज में नहीं था, ना कोई आईपीएस था, ना किसी वो बेसिकली किसी भी पुलिस सर्विसेज में नहीं था, मतलब किसी भी सिविल सर्वेंट को एसपी के उसमें डाल दिया गया, उसको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं था। तो इसमें क्या होगा, उनके पास कोई एक सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, कोई सेट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है जिसमें एक एसपी की नजरिए से होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल ऑफ टू होल्डिंग दैट ऑफिस, उनको गलत पोस्ट पे रखा गया बिकॉज he or she don't have any set of qualities which a person must be having of that post। ओके, अगर एसपी को कोई स्किल्स ही नहीं है, कोई पुलिसिंग का स्किल्स नहीं है, तो उसको होल्ड के वो एलिजिबल है ही नहीं। तो वही होता है on what warrant or on what ground you are holding that post. A person is holding office but is not entitled to hold that office. The issue of writ of quo warranto and is that person from acting in office as an holder. तो उनको उस ऑफिस से हटाते हुए अपना वारंट इशू करती है। ये एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर। प्रोहिबिशन का सिंपली मतलब होता है तो प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या होता है, और इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो जाएगा, व्हेन अ लोअर कोर्ट इज कंसीडर अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। कि ज्यूरिडिक्शन में बात क्या हो जाती है, इनकी लिमिट
इनकी एक एरिया होता है, इनकी लिमिट होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट को प्रोहिबिशन का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने पर्टिकुलर स्टेट तक ही रिस्ट्रिक्ट है। और अब सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएंगे जो, वो अपने पर्टिकुलर लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट है। अगर उनको लग रहा है कि ये इनके ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आ रहा, वो बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन है, तो उनको प्रोहिबिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। और यहाँ पर हमारा स्टैट्यूटरी टू सर्टिफाई, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई क्या है? अंडर दिस ग्रेड कोर्ट ऑर्डर्स लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी और द कोर्ट। बेसिकली अगर किसी लोअर कोर्ट पे कोई ऑर्डर पेंडिंग है, तो उनको वो सर्टिफाई और सर्टिफाइड कर सकते हैं कि आप इस कोर्ट के ऑर्डर को दूसरे अथॉरिटी को ट्रांसफर कर। तो ये हमारे सारे रिस्क हो गए। रूल्स ऑफ हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, स्टैट्यूटरी, क्यू वारंटो एंड द स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, मैंडेमस एंड द हीबियस कॉर्पस। तो ये हमने देख लिया सारे रिस्क। Apart from judiciary, many other mechanisms have been created in the later to protect the rights, जिसकी नेशनल कमीशन ऑफ। तो अब जुडिशरी के रिट्स की बियॉन्ड हमारे जिनकी अदर है, जिसकी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की गई है, वो भी जुडिशियल सुमोटो कॉग्निजन के अंदर इनको जुडिशियल एक्टिविस्ट का प्रूव करते हैं। जुडिशियल रिव्यू भी एक हमारा एक अलग चलता है, उसमें हम आईपीएल्स पीआईएल्स की बात करते हैं, पीआईएल्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करते हैं। तो फिर हम नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी, तो ये इंस्टीट्यूशन है जिसमें अगर माइनॉरिटीज के किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा है, वो पीआईएल पिटीशन दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में केस लाते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स का हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, डिफरेंट माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल कास्ट को नेशनल कमीशन बनाए गए हैं। These institutions protect the right of women, minorities and Dalits. Besides, National Commission of Human Rights has made established by the law to protect the fundamental and other kinds of the rights. Law के अंदर इनको establish किया था 1993 के around. तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो यहाँ पर poet, illiterate, deprived section of the society are not that much have the experience to approach the court. To behalf of them, the independent organization like the People's Union for the Civil Liberties, People for the Democratic Rights have been working for as a watchdog against the violation of the rights. In background of this, the government have launched 1993 में National Human Rights Commission, जो कि 2019 में ही इसमें चेंजेस किए गए थे। National Human Rights Commission composed of former Chief Justice of the Supreme Court, जो Supreme Court के former Chief Justice थे, a former judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of the High Court, and the two other members who have the knowledge and practice experience of the matter of the human rights. ये हमारे ह्यूमन राइट कमीशन हो गए। उस कमीशन बेसिकली इंक्वायरी करता है, इनिशिएट करता है पिटीशन। बेसिकली वो इंक्वायरी करते हैं, पिटीशन को इनिशिएट करते हैं, विक्टिम्स की कंप्लेंट्स को देखते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, जेल की कंडीशंस को स्टडी करते हैं। वो बेसिकली इसमें ह्यूमन राइट्स की फॉर्म में कितनी जिस प्रकार की वायलेशन हो रहा है, किसी अंडरप्रिविलेज्ड सोसाइटी में हो रही है, डिप्राइव्ड पर्सन हो रही है, वुमेन्स के अगेंस्ट हो रही है, तो वो उन सबको दिखता है। द फेलियर ऑफ एक्शन ऑफ द इनडिग्निटी ऑफ द वुमेन्स की बात हो रही है। डिस्पर्स्ड यूथ इन द पंजाब जो एक हमारा केस उनसे रिलेटेड है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन आ गया कि इनके पास पावर प्रोसिक्यूशन नहीं, मतलब वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके उनका केस नहीं लड़ सकते, वो पीआईएल के थ्रू पिटीशन डाल सकते हैं बट डायरेक्ट केस नहीं लड़ सकते। इट मेयरली मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट टू रिकमेंड द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इज कंडक्टेड। बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं उनके हिसाब से वो पिटीशन दर्ज करते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि इनकी ये इंक्वायरी है, बट वो उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारे वेलफेयरिज्म की अप्रोच को दर्शाता है। बात करें वेलफेयरिज्म के अप्रोच को दर्शाता है, तो बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में 51 तक देखने को मिलता है। 36 से लेके 51 के बीच में 36 की बात करें तो 36 में हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसमें बताता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज रिमेन द सेम एज अंडर आर्टिकल 12।
अंडर आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन बताई गई थी वो रिमेन द सेम अंडर आर्टिकल 36। सेम हमारा आर्टिकल 38 में 37 में बताता है इट इज नॉट एनफोर्सिबल एंड नॉट जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल नहीं है, साथ ही साथ एनफोर्सिबल नहीं। अगर इसका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन को ब्रिंग करें। बेसिकली ये एक मोरल एक्शन है और मोरल ऑब्लिगेशन देता है स्टेट को कि अगर आप कोई डिसीजन ला रहे हैं, लॉ को मेक कर रहे हैं, लॉ मेकिंग डिसीजंस है, तो उसमें बेसिकली आपको ये डीपीएसपीस को इंक्लूड करना है। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन देता है स्टेट को। उसमें बेसिकली हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पर हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द डीपीएसपी प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहाँ पर वेलफेयरिज्म की अप्रोच देख ली हमने, ठीक है। और फिर सेम हमने आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं, न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ब्रिंग अ फेस ऑफ चैलेंजेस। उनको पता था हमारे फाउंडिंग फादर्स को तो यहाँ पर बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं न्यू इंडिया में, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दिस टाइम ब्रिंग इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। तो इसमें ही क्या किया उन्होंने, सर्टेन पॉलिसीज को डायरेक्शन के रूप में रख दिया टू रिक्वायर टू हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स को जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली है उसी को डीपीएसपी डायरेक्शन के रूप में रख दिया कि गवर्नमेंट अपनी मोरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से डीपीएसपीस को एज अ डायरेक्शन की तरह यूज करके, एज अ गाइडलाइन की तरह यूज करके अपने पॉलिसीज को मेक करेगी सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि उस समय जब फाउंडिंग फादर्स है उस समय उनको इतनी इकोनॉमिक हमारी प्रोस्पेरिटी नहीं थी, वी आर जस्ट डेवलपिंग एट दैट स्टेज। तो जो हमें जो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की है, जिसमें मनरेगा का स्कीम देखते हैं, इक्वल पेज पे की बात करते हैं, इक्वल पे की बात करते हैं, वो भी हमारे आर्टिकल डीपीएसपीस में देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी, उस समय इंडिया के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके और प्रॉमिस कर सके तो प्रोवाइड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसलिए जो डिफरेंट डायरेक्शंस दिए गए थे, जो एज अ वेलफेयर के अप्रोच में, गार्डियन एंड लिबरल अप्रोच में देखे जाते हैं, जो तो बेसिकली इनको प्रिजर्व करके रखा था कि अगर स्टेट के बाद वो स्ट्रेंथ होगी टू प्रोवाइड दिस इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, तो स्टेट दिस डायरेक्शन को यूज करके अपनी पॉलिसीज को बनाएगी। तो ये उद्देश्य था डीपीएसपीस को लाने का, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, these are the directions and principles to state to follow to make the policies. The constitution did not want the future government to bound by the certain policy decisions, ठीक है, क्योंकि वो उस स्ट्रेंथ में नहीं था, वो सिचुएशन में नहीं था कि वो किसी को इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी प्रॉमिस कर सके, वेलफेयरिज्म की बात कर सके। तो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पर वही बात हो रही है हमारी वेलफेयरिज्म की। Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they are not made legally enforceable. हमने आर्टिकल 37 में ही पढ़ लिया। अंडर आर्टिकल 37 में देखा, these are not enforceable and justiciable. बट आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको इनका वायलेशन होता है, कोर्ट इनको एनफोर्सिबिलिटी का भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, ठीक है। This means that if the government did not implement the particular guideline, we can't go to the court to asking the court to instruct the government to implement this policy. These guidelines are not justiciable also, not made legally enforceable and also not justiciable. Parts of the constitution that can't be enforceable by the judiciary. ये ऐसा एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशरी एनफोर्स नहीं कर सकता, यहाँ पर जुडिशरी का रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स की से लिंक हो जाए तब यहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी की बात बन सकती है। तो वहीं पे देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस में क्या अंतर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल इक्वालिटी बताता है, ये सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी बताते हैं। ये एनफोर्सेबल है एंड जस्टिसिएबल है, नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसिएबल। ये नियर द डायरेक्शंस है और दीज आर द बेसिकली प्रॉमिस और राइट्स हैं of the citizens और डायरेक्शन टू द स्टेट्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पर तीन हमने डिफरेंसेस देख लिए। Constitution that can't be enforced, बात हमने कर ली। These who framed the constitution thought that the moral force behind these
मोरल फोर्स की बात की गई है, यहाँ पर देखिए मोरल फोर्स की बात की गई है, मोरल ऑब्लिगेशंस की बात की गई है कि स्टेट के बाद जब वो स्ट्रेंथ हो जाएगी तो वो ये मोरल फोर्स के जरिए अपने डायरेक्शंस को यूज करते हुए अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी। यही बात है, मोरल फोर्स बिहाइंड दिस गाइडलाइन टू एंश्योर द गवर्नमेंट विल टेक देम सीरियसली एक्सेप्ट द पीपल तो वुड आल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पांसिबल इम्प्लीमेंटिंग। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जरिए पीपल्स को इतना तो पता है कि फाउंडिंग फादर्स ने ये डायरेक्शन दिया और ये भी कहा है कि अगर स्टेट के पास उतनी स्ट्रेंथ एंड पोजीशन होगी तो वो डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो बेसिकली ये पीपल को भी अकाउंटेबल बनाती है कि स्टेट्स को बोले कि वो डीपीएसपीज को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करी, irrespective वो जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। So, a separate list of policy guidelines included in the Constitution. List of this guidelines called the directive principle of the state policy, which is Part 4 or under Article 36 to 51. Chapter on the directive principle, mainly three things. तीन things में ये chapter divided into goals and objectives that we as a society should adopt. Certain rights of the individual should adopt apart from the fundamental rights. Apart from the fundamental rights or all consequential rights in the form of rights दिए गए institutions को. Certain policies the government should adopt, need to adopt. There is a moral force behind this, but it is not a mandatory thing, but should need to adopt if they get the strength. Right include the right of education, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज जो हमारे गांधी जी की प्रिंसिपल आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। ओवरऑल राम राज्य की उन्होंने बात की थी, जिस तरह पार्शियल राइट टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड द मिड डे मील स्कीम्स। अगर बात करें मिड डे मील स्कीम्स की बात की गई और द मनरेगा की बात की गई, इक्वल पे की बात की गई, तो ये हमारे सी के अंदर आते हैं। अब मैं थोड़े आपको आर्टिकल्स बता दूं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए अंडर आर्टिकल 36 हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या है, जो कि एज सेम एज अंडर आर्टिकल 12 मेंशन्ड है। आर्टिकल 36 में हमने देखा इट इज नॉट जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल। तो हमारे आर्टिकल 38 में क्या किया गया, वेलफेयर का अप्रोच लिखा गया है कि वेलफेयरिज्म का अप्रोच है, इसमें जस्टिस की बात की गई है, कौन कौन सी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, साथ ही साथ इसमें हमारी इक्वालिटी की बात की है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस फैसिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज। तो इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, साथ ही साथ वेलफेयर की बात की गई है। ये हो गया। और हमारा आर्टिकल 39 है। 39 में हमारा बेसिकली इसमें 39 में क्लॉजेस में डिवाइडेड है। अगर हम और बात करें कि कैसे क्लॉजेस में डिवाइडेड, जैसे कि 39 सब क्लॉज ए, 39 सब क्लॉज बी, 39 सब क्लॉज सी, तो इसको याद करने के लिए मेरे पास निमोनिक्स है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा और सही से बता देती हूँ। हाँ, तो हम अंडर डीपीएसपी है जो हमारा डीपीएसपी, जो कि हमारे पार्ट 4 में मेंशन्ड है, जो कि हमारा 36 से लेके 51 के बीच के आर्टिकल्स में है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। और इसमें हम आर्टिकल 39 को पढ़ रहे हैं। 39 में हमारे जैसे कि सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई एंड द एफ, ऐसे कुछ हमारे डिवाइडेड सब क्लॉज एफ तक ही है। ठीक है, इसमें हमें कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमें याद करना है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको याद करना है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर कम होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर इतनी डेवलप नहीं होती। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज प्राइमरी हेल्थ केयर, तो लीस्ट से क्या हो जाएगा हमारा लाइवलीहुड, डेवलप से क्या, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन। सी से क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है, आपने पढ़ा हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है। प्राइमरी पी फॉर पे की बात की गई है, इक्वल पे की बात की बिटवीन द वुमेन एंड द मैन की बात की गई, इक्वल पे। ठीक है, एच फॉर हेल्थ फैसिलिटीज की बात की है। सी फॉर केयर कर ले, हाँ चिल्ड्रन कर ले, चिल्ड्रन की केयर की बात की गई है। तो इतना आपको फेयर ऑफ आइडिया होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सब याद करा लिया। तो आर्टिकल 39 ए बी सी डी ई एफ में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज प्राइमरी हेल्थ केयर। एल फॉर लाइवलीहुड, जो कि आर्टिकल सब क्लॉज ए में लाइवलीहुड की बात की गई है।
आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है। आर्टिकल 39 डी में इक्वल पेज ऑफ मैन एंड वुमेन की बात की गई है। एंड आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई में हेल्थ की बात की गई है, हेल्थ में फोर्स किया गया है। आर्टिकल 39 एफ में आपको चिल्ड्रन एंड केयर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आर्टिकल 39 एफ में हमारा चिल्ड्रन केयर की बात की है, जो कि हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया था। जो बेसिकली ये 39 एफ है, जो कि बेसिकली इसको बाद में इंसर्ट किया गया था अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। द आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ है, जो कि चिल्ड्रन एंड केयर से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। आर्टिकल 39 ए, जो कि हमारा फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था, जिसमें हमें इक्वल एंड फेयर लीगल एड की बात की गई थी। इक्वल एंड फेयर लीगल एड की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 39 ए है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था, जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो ये हमारा 39 ए हो गया। फिर आर्टिकल 40 में, जिसमें हमारा पंचायती राज की बात की गई है। पंचायती राज, जो कि हमारे गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, हमारे महात्मा जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 40 तक हमने देख लिया। आर्टिकल 41 में देखते हैं। एंड हमारे आर्टिकल 41 में क्या है, तो इसमें क्या होगा, 4 से 1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, तो इसमें 3 डिवाइडेड है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात हो गई। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 42 में, जैसे कि आपको पता है 42 जेस्टेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें एक्ट बोल दो, मैटरनिटी के समय में DPSPs में लागू करना है, ये सब देखने को मिलता है। 42 जेस्टेशन पीरियड होता है, 42 से आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 43 में तो वैसे भी बहुत सारे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स इंसर्ट किए, जैसे कि आर्टिकल 43 ए है एंड आर्टिकल 43 बी है। तो मैंने आपको बताया बी को कैसे याद करता, बी लुक लाइक ओ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और आर्टिकल, तो इसमें हमारे 43 में लिविंग वेज की बात की गई है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, लिविंग वेज। एंड इसमें जो ए जो हमारा आर्टिकल 23 ए में था, वो बेसिकली मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो लिविंग वेज से ही मैं इसको और क्लियर लिख देती हूँ, जैसे कि आर्टिकल 43 में हमारा लिविंग वेज से रिलेटेड था कॉन्सेप्ट, लिविंग वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी में हमारा 43 में ए इंसर्ट हुआ एंड 43 में बी इंसर्ट हुआ। तो जो हमारे जो इंसर्ट हुआ है ना, इसमें भी इसी से रिलेटेड थिंग्स है, जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। ठीक है, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कॉर्पोरेशन की बात आई गई है। इसी से 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये इंसर्ट किया गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो 43 हो गया। 44 से आपको UCC याद आ रहा होगा। ठीक है, 4 इसको उल्टा कहते हैं CC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई है। 45 से एंड 46 से आप देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था। और इसमें क्या इसी के थ्रू हमारा आर्टिकल 21 ए भी इंसर्ट किया गया था एंड साथ ही साथ 45 भी इंसर्ट किया गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई थी। इंसर्ट ने इसको चेंज कर दिया गया था। साथ ही साथ हमारा 46 में हम 6 में से 4 जाएंगे, मतलब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 में क्या आता है, हमारा SC एंड STs के ऊपर बात की गई है। 47 में AK 47 से हमारा हेल्थ के इंजूरियस है, तो हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।
तो 48 पे हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात हो गई है। 49 पे पोर्ट से लग रहा है, पोर्ट पे 9 तो इस पे हमारे मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन की हेरिटेज की बात हो रही है। 50 में आपको पता है कि कैसे जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात हो रही है। एंड 51 इज लुक लाइक आई इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। तो यहाँ सारे हमने DPSPs कर लिए हैं और आपको ईजी हो जाएगा बात याद करने में। अब हम इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, इसकी पॉलिसीज को देख लेते हैं, वाई DPSPs केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो गोल्स देख लेते हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, जो कि हमने देखा अंडर आर्टिकल 38 में मैंशनड है। राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम हमने आर्टिकल 39 किस में देखा था, सब क्लॉज क्या हमने देखा था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डी, मतलब सब क्लॉज बी में देखा था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस जो आर्टिकल 51 में है। तो आपके गोल्स किससे किससे निकल रहा है, आर्टिकल 38 से गोल निकल रहा है, आर्टिकल 39B से गोल निकल रहा है ना, आर्टिकल 51 से गोल निकल रहा है। पॉलिसीज में देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल लिकर, आर्टिकल 47 इंजूरियस टू हेल्थ। प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारा 43 में लाइवलीहुड की बात की गई है। प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द यूजफुल कैटल्स एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई, जो आर्टिकल 48 में है। प्रमोशन ऑफ द विलेज पंचायत जो आर्टिकल 40 में है। तो इससे आपको पॉलिसीज बन जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ नॉन जस्टिसिएबल राइट्स क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड जो आर्टिकल 39A का पार्ट है। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क आर्टिकल 39C का पार्ट। सी में तो कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ हो जाएगा। लीव डेवलप कंट्रीज प्राइमरी हेल्थ केयर, इसे याद पी फॉर पे हो जाएगा, तो आर्टिकल डी का पार्ट है। आर्टिकल 39D का पार्ट, सब क्लॉज डी का पार्ट है। राइट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है यहाँ पर, आर्टिकल 39C का पार्ट है, सब क्लॉज सी का। राइट टू वर्क हमारा पब्लिक राइट टू वर्क, पब्लिक राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। हमने क्या किया, 4 में से 1 जाएगा तो क्या 3 बचेगा, तो क्या है हमारा 41। ठीक है, राइट टू चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई, जिसमें हमने किस में बात की थी 45, जिसमें हमने कहा था 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा 45। तो हमने सारे आर्टिकल्स देखा कैसे हमने पढ़ लिया। और साथ ही साथ आपको अगर फंडामेंटल राइट्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे, आपको गोल्स, पॉलिसीज एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी पता चल जाएंगे जो नॉन जस्टिसिएबल्स है। तो सारे आपके नॉन जस्टिसिएबल्स राइट्स हैं। हमें कितना मजा आया इसको लिखने में, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स पता ही नहीं होता तो हमें कैसे पता होता कि कौन से राइट्स गोल्स में जा रहे हैं, कौन से राइट्स पॉलिसीज में जा रहे हैं, कौन से राइट्स नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं। तो मैंने जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक्स बताई है, निमोनिक्स के फॉर्म में बताया है या आपको किसी और वे में बताया है, तो आपको उसको याद करना है। फिर उसके बाद आप मीन्स द राइटिंग में इसको दिस फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। अब आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंसर्ट हुआ था, जो कि हमारा बात करें तो पार्ट 4 तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, और पार्ट 4 की बात करें तो हमारा DPSPs आ जाते हैं। पार्ट 4 की बात करें तो इसमें हमारे DPSPs हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। उसी में हमें एक इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन अंडर आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर, जिसको हम पार्ट 4A के नाम से जाना जाता है, जिसमें आर्टिकल 51A ही है। 51A में हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज देखे जाते हैं। तो ये 1956 में इंसर्ट किया गया था। ठीक है, द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, द ड्यूटीज एन्यूमरेटेड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग ऑफ द, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई नहीं थी, अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। रीजन में अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड द कंट्री एंड प्रोमोट द हार्मनी एंड द सिचुएशन टू प्रोटेक्ट द कंट्री। बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे अलग से निमोनिक का एक दूसरा क्लास लेके आऊंगी। प्लीज डू वॉच दिस क्लास। तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स और तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे द enjoyment ऑफ द राइट्स कैसे बोलता है कि enjoyment ऑफ द राइट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन अपॉन द fulfillment ऑफ द ड्यूटीज। इन दिस सेंस द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा नहीं कि जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म ही नहीं किया तो उनको फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बट इट्स जस्ट अ मोरल ऑब्लिगेशन कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी परफॉर्म करें। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज पॉसिबल दैट बोथ द, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल दैट कभी कभी क्या हो सकता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज
कॉन्फ्लिक्ट्स में आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, इसमें लिखा भी है पॉसिबल द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज complementing to each other fundamental restrict the government doing the certain things। अब डीपीएसपीज में उनको मोरल फोर्स दिया गया है कि गवर्नमेंट सच एंड सच थिंग्स को करना चाहिए, यूसीसीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट चला जाएगा यूसीसी इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको पता है फंडामेंटल रूल्स में कल्चरल एजुकेशनल राइट की बात की गई है, राइट ऑफ रिलीजन की बात की गई है, तो ये अगेंस्ट जा सकता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर जब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तब कैसी सिचुएशन अराइज होगी, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। The principle to export the government to do certain things, fundamental rights mainly protect the right of the individual, while the fundamental duties ensure the well-being of the entire society। तो यहाँ पर सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने डीपीएसपीज में क्या क्या डिफरेंशिएशन देखा। ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं, यहाँ पर एंटायर सोसाइटी की बात होती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल इन नेचर है, पॉलिटिकल जस्टिस को बताता है। ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिबल है, नॉन जस्टिसिएबल नॉन एनफोर्सिबल है। ये अंडर आर्टिकल पार्ट 3 का पार्ट है, ये पार्ट 4 का पार्ट है, ठीक है। इट इज अ राइट और इट इज जस्ट अ मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये सब मैं बताया गया, ये हमारे डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल गए। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक प्रॉब्लम कुछ आया था जमींदारी सिस्टम को लेके। प्रॉब्लम इज ओवर व्हेन द गवर्नमेंट sought to pass a law on the abolition of the जमींदारी सिस्टम। The measure was opposed on the ground that the violate the right of property। पहले हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी मेंशन था अंदर आर्टिकल 19, उसको भी जो कि हमारे एक आर्टिकल 19 में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी मेंशन था, राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। तो इसमें ही अपोज कर रहा था। कीपिंग दिस माइंड सोसाइटल नीड द ग्रेटर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, और जो डीपीएसपी है तो सोसाइटी ओरिएंटेड होता है। तो आप सोसाइटी को देखेंगे, सोसाइटी एज अ होल को देखेंगे, इंडिविजुअल को देखेंगे। ऑफकोर्स आप सोसाइटी एज अ होल को देखेंगे, अगर एथिकल इंटीग्रेटेड वे में देखें तो सोसाइटी इज नेसेसरी ओवर द इंडिविजुअल, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड करते हुए उन्होंने सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा। द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले अंडर आर्टिकल 19 था, उसको चेंज करते हुए उनको अंडर जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको अमेंड करते हुए उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जो कि एक ऑर्डिनरी राइट के रूप में देखा जाता है। अब बिकॉज टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपीज this little long legal battle, executive and judiciary took different position। Government claimed the judiciary took different positions। So DPSP's argument assured that right were hindrance to the welfare of the people। मतलब फंडामेंटल राइट्स हिंड्रेंस है वेलफेयर ऑफ द पीपल की, ऐसे गवर्नमेंट ने बात की। फंडामेंटल राइट्स वर सो इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेट that they can't be limited even on the purpose of implementing the directive principles। तो उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने बोला कि बेसिकली गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएससी को कटेल कर रहा है, तो हम कैसे वेलफेयर की बात कर सकते हैं, ये हिंड्रेंस ऑफ द वेलफेयर की बात है, वेलफेयर को एक वायलेट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सो सेक्रेड एंड इम्पोर्टेंट दैट इनको लिमिट नहीं किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेक्रेड है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी को बताता है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का स्टैंड देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी का अब क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन की बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी कंट्रोवर्सी हो गई थी रिलेशनशिप बिटवीन द डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट, इतना पता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट क्या था, एक्वायर पोजेस एंड मेंटेन द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारा था। बट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर दैट द राइट टू प्रॉपर्टी टेकन अवे बाय द पब्लिक वेलफेयर के लिए ले लिया गया। तो 1950 में गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज टू लिमिट द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट वॉज सेंटर टू द लॉन्ग डिबेट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डीपीएसपीज एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन that right to property was not a part of the basic structure of the constitution। अब यहीं पे हमारा केशवानंद भारती केस का आता है, जब वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ही नहीं, तब पार्लियामेंट उनको
अमेंड करती है अंडर आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1738 और 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को डाल देती है हटा के फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का प्रोविजन था, तो देखते हैं गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट कह रही थी कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कांट मेक एनी अमेंडमेंट दैट वॉलेट द फंडामेंटल राइट। दिस कंट्रोवर्सी वाज सेटल बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केस 1 अंडर भारती केस, जहां से हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। ठीक है, तो डिसीजन वो सुप्रीम कोर्ट केस में अंदर भारतीय केस में लिया गया। सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कांट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट है, एक बैकड्रॉप है जहाँ पर पार्लियामेंट कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकता है। तो इसी के बारे में हम चैप्टर 9 में और डिटेल में देखेंगे, जो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट में चर्चा की गई है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए फूटिंग होती है, सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो हमने देखा कि कैसे केस 1 अंदर भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कांट अमेंड द एनीथिंग in the constitution. There is a some legal spirit of the constitution that can't be amended. फाउंडिंग फादर्स ने एक स्पिरिट एंड विजन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो कि चेंज नहीं हो सकता। अब आप ही मानिए, अगर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो जाए तो पार्लियामेंट ये भी तो चेंज कर सकती है कि जो भी अभी रिमेन प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमेशा ही चलती रहेगी। मतलब कैसे डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाएगी। तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। तो वही बात है कि कैसे जुडिशरी पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है फॉर द ओवर एनरिचमेंट ऑफ द पावर, कैसे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर को करने से। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ब्लैंकेट के अंदर वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यही हमारी बात हो रही थी कैसे एक केस था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसी को कैसे फंडामेंटल राइट से हटाते हुए अंडर आर्टिकल 300A में रखा गया, जो कि एक ऑर्डिनरी लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये हमारे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हुआ। तो यहीं पे हमारा फाइनली ये चैप्टर फिनिश होता है, जहाँ पर हमने सारे DPSPs राइट्स और उसके गोल्स, पॉलिसीज, नॉन जस्टिसिबिलिटी सब देख ली। कंक्लूजन में देख लेते हैं। देखिए, राइटिंग इन द ज्योतिबा फुल्ले, जो 1827 से 1819 के बीच में था, रेडिकल सोशल रिफॉर्मर महाराष्ट्र के थे, जो कि अर्लिएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू दैट राइट इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। During national movement, this idea right was further sharpened and expanded the constitutional right. Constitution reflect this long tradition and listed the fundamental right. बेसिकली हमारे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल से ही आइडिया ऑफ राइट चल रहा था। उसी आइडिया ऑफ राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर इंश्राइंड किया गया। 1950 जुडिशरी हैज फंक्शनड एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मैनी वेज। जैसे जुडिशियल रिव्यू की बात कही जाती है, जो कि एक्सप्लिसिटली इम्प्लाइडली मेंशन है अंडर आर्टिकल 12 में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री की बात की गई जाती है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में जो अभी तक हमारी डेमोक्रेसी प्रिजर्व हो रखी है, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के अंदर देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चलते हैं। तो हमारा CSE प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे, देख लेते हैं। ये हमारा UPSC CSE 2020 प्रीलिम्स में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमारा अंडर 23 और 24 में था, जिसमें हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, बॉन्डेड लेबर की बात की गई है, चाइल्ड लेबर की बात की गई, इंडेंजरस एक्टिविटीज। तो ये तो नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हम कहाँ से देखते हैं? राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 से लेके हम आर्टिकल 22 तक देखते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हमारे अंडर आर्टिकल 32 था। फिर राइट टू इक्वालिटी जो अंडर आर्टिकल 14 से लेके 18 में था। और अनटचेबिलिटी का आर्टिकल किस में था? हमारा आर्टिकल 17 में था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा,
राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अ बिल ऑफ राइट्स ले डाउन द राइट्स एंजॉय बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है, सही है ना, हमारा ट्रू है। बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, यस। बिल ऑफ राइट इज कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज अ बिल ऑफ राइट, नॉट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज अ बिल ऑफ राइट, ठीक है, फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड रेमेडीज अगेन वायलेशन ऑफ राइट्स, ये ऑफ कोर्स ट्रू। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की तभी तो बात की गई है। एक और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की गई है। कौन सा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, देख लेते हैं। ओनली चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप दैट हैव ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी देयर। ओनली चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चिल्ड्रन पढ़ सकता है अपनी विश के अकॉर्डिंग, बट जो वो इंस्टीट्यूशन को चला रहा है वो अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे रख सकता है, तो ये तो हमारा नहीं है सही। गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इंश्योर दैट द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस टू देयर बेसिक कल्चर। गवर्नमेंट स्कूल में कब से होने लग गया, गवर्नमेंट इज अ सेकुलर एंटिटी, ऐसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट एज इट रिजर्व फॉर देम, ठीक है, देखते बाद में। Linguistic and religious minorities can demand their own children must not study in education institute except those managed by their own communities. अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा एक्यूरेट वन लग रहा है कि linguistic and religious minorities can open schools for their children and keep it reserved for them, और द कि ऐसे बोल सकते हैं कि religious and linguistic minorities can demand that their children must not study in any education institution except those managed by their own community. ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सी इज द मोस्ट एक्यूरेट वन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल राइट का। ऑल राइट्स आर एन इंडिविजुअल, all the rights an individual should have, all the rights given to the citizen by law, all rights given and protected by the constitution, rights given by the constitution that can't be ever restricted, restriction की बात की गई है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यूजफुल फॉर बात कर ली थी, यूजफुल हमारे GS2 के लिए है, यहाँ पर हमारा कुछ बात की गई है। An activist working among the poor says the poor don't need fundamental right. What they need are dietary principle to be made legally binding. Do you agree with this? Give your answers. See, fundamental rights are social economic equality की बात करता है, and justice की बात करता है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। साथ ही साथ हमने डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स देखा, इक्वल पे की बात की गई है, वेलफेयरिज्म की बात की गई है, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की है। तो देखा जाए तो पुअर के लिए DPSPs इज मोर रिलायबल, मोर इम्पॉर्टेंट दैन फंडामेंटल राइट्स, ऐसी कुछ बात कही जा रही है। तो आप बताएंगे कि आप कितने स्टेट के से सहमत करते हैं और क्या क्या आपके पक्ष हैं और विपक्ष, और साथ ही साथ आप इसमें वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। सेम है हमारा, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्लेस लिमिटेशन ऑन द रूलर्स। ऑफकोर्स रूलर्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालेंगे तो वो अनलिमिटेड बन जाएंगे, एनार्की लाएंगे, डिक्टेटरशिप ला देंगे वो, ठीक है, एंड पूरे डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ही चेंज कर देंगे। कैन देयर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स नो पावर एट ऑल टू द सिटीजन्स। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो आपको सब देखना है। तो यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और चैप्टर 2 का क्या नाम था हमारा, था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स पूरा होलिस्टिक वे में देखा। हमने उसके गोल्स, प्रिंसिपल्स, नॉन जस्टिसेबिलिटी पॉलिसीज को देखी, फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा, साथ ही साथ हमने प्रीलिम्स के कुछ ओल्ड PYQs भी किए, साथ ही साथ हमने मेंस के क्वेश्चंस भी देखे। तो यहीं पे हमारा ये पूरा होलिस्टिक एनालिसिस खत्म होता है इस चैप्टर का। एंड इसी चैप्टर का हम चैप्टर 3 जल्दी हम लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल NCERT सीरीज।